उदाहरण 1 में क्या कह रहा है, संख्याओं 4 पर पावर n पर विचार कीजिए। इस संख्या पर हमें विचार करना है। कौन सी संख्या? 4n, इस पर, है ना, जहां n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है? हमारा प्राकृत संख्या, वो कुछ भी हो जाए। n हमारा जो है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये हमारा है, राइट। फिर कहता है जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए ये जो 4 पर पावर n है, इसका अंतिम अंक 0 पर समाप्त हो। इस संख्या का, ये जो हमारा 4n संख्या है, यह संख्या क्या 0 पर समाप्त होगा n के किसी भी मान के लिए? पहले समझ लो। देखो, यदि हम n 1 लेते हैं, n का मान अगर 1 लेते हैं तो 1 ठो 4 हुआ। यदि हम n का मान 2 ले लेते हैं तो 2 ठो 4, यानी 4 चौका 16 हो जाएगा। करेक्ट। अगर हम n का मान 3 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 ठो 4 को गुना करना पड़ेगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। नहीं, अगर हम n का मान 4 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? n का मान यदि हम 4 लेते हैं तो 64 को फिर 4 से गुना करना पड़ेगा। 64 चौका कितना हो जाएगा? ये 256 हो जाएगा। नहीं, तो हम देखेंगे n के किसी भी मान में जो है, n हम कुछ भी ले लें, कभी भी ये जो 4n है ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, तो नहीं होगा। ठीक। दूसरी बात, कोई भी संख्या यदि वो 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा। जैसे यदि हम 60 की बात लेते हैं, 60 की बात कर लेते हैं, 60 का अंतिम अंक क्या है? 0 है। कोई दिक्कत? अंतिम अंक क्या है? 0 है। तो इसका जो गुणनखंड होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं हम? 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? 30 दूनी 60 हो जाता है, फिर 15 दूनी 30 हो जाता है, उस 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 5 15 हो जाता है। तो हमने 60 का जो अभाज्य गुणनखंड देखा, इसमें 5 है और 2 है। 2 और 5 निश्चित रूप से ही होगा कहां? किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में। यदि 2 और 5 है तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, दोनों होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तभी ना 2 5 10 0 आया। तो किसी भी संख्या को हम 10 से गुना करेंगे तो उसका अंतिम अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। है समझ में? तो ये 4 पर पावर n एक संख्या है। ये क्या है? संख्या है, अनेकों संख्या है। n हम अगर 1 ले लिए तो ये 4n हमारा 4 हो गया। अगर n हमारा 2 हो गया तो 4n 16 हो गया। ये सारी संख्या हैं। क्या इन संख्याओं के अंतिम अंक 0 है क्या? नहीं है। है? नहीं है, होगा भी नहीं। ठीक है, तो कब 0 होगा? जब ये जो हमारा संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए, तब। इसमें कुछ नहीं, बस सिर्फ लिखना है। देखो, फिर अगर इतना समझ में नहीं आया तो फिर और समझ में आ जाएगा। ठहरो, मैं बता रहा हूं, आ जाएगा समझ में। लिखेंगे हल, लिखना है इसमें, बस कुछ नहीं। लिखेंगे किसी संख्या के 0 मतलब 0, है ना? किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए, है ना, उसके
अभाज्य अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों, ठीक है, दोनों का होना एकदम जरूरी है, ठीक है, होना अनिवार्य है, अब हम क्या करते हैं, इस संख्या 4n पर हम विचार करते हैं। लिखेंगे यहां 4n, हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 4n इसका क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या क्या होगा, 4 का क्या हो सकता है, 2 गुना 2 होगा, यही हो सकता है। 4 को हम लोग 2 गुना 2 लिखेंगे। इसमें 5 आया क्या, नहीं ना आया, शून्य पर समाप्त होने के लिए 5 आना ही पड़ेगा, ठीक। इसको चाहो तो आप थोड़ा आगे लिख सकते हो। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 गुना 2 को हम लोग 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, ना। इसको अगर आगे लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2n, क्योंकि 2 का पावर 2 और पूरे का पावर n है, तो ये 2 और ये n गुना हो जाएगा, 2n हो गया, नहीं। अब हम देखेंगे इसमें जो है, लिखेंगे इसमें, है ना, केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। इसमें 5 है, 5 नहीं है ना, तो जो आपके दिमाग में आया ना वो लिख लो, 5 नहीं है, 5 नहीं है ना, लिखेंगे 5 नहीं है। इसमें 5 है, नहीं है। अब जब 5 नहीं है तो क्या इसमें 5 आ सकता है, 5 इसमें हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, केवल 2 ही है, 5 नहीं है ना, और होगा भी नहीं। इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत किए हैं एक गुण से, वो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें यहां लिख लेना है। अगर हम लिख लेंगे, यदि ये सब्जेक्टिव है, क्वेश्चन में आया, तो एग्जामिनर एकदम समझ जाएगा कि नहीं ये समझदार बच्चा है, ठीक है नहीं, क्योंकि इस गुण का उल्लेख इसमें किया गया है और इस क्वेश्चन में उसका उल्लेख करना ही मुख्य उद्देश्य है इस क्वेश्चन में। ओके, तो लिखेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से, इस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, तो कोई भी भाज्य संख्या का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य जो गुणनखंड होता है वो अद्वितीय होता है। कोई भी संख्या हो जाए, कोई भी भाज्य संख्या हो जाए, उसका जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो अद्वितीय होता है, यानी केवल और केवल एक ही संख्या का होता है। जैसे मान के चलते हैं, अगर हम 30 की बात कर लेते हैं, तो 30 का अभाज्य संख्या क्या हो, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 3 5 है 15। ये जो 2 गुना 3 गुना 5 है, ये अभाज्य गुणनखंड है किसका, केवल 30 का, और किसी का नहीं है, नहीं है। ठीक उसी तरह से ये जो अभाज्य गुणनखंड है, ये जो हम लोग को मिला, ये केवल और केवल किसका है, 4n का है कि नहीं। अब इस 4n में 2 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता, आएगा क्या, नहीं आएगा, समझ में आई बात। तो लिखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से 4n के अभाज्य गुणनखंड में
दो के अलावा और कोई दूसरा अभाज्य संख्या नहीं आ सकता है, बस हो गया। जब इसमें 5 आ ही नहीं सकता है, सिर्फ 2 ही रहेगा और इसको शून्य पर शामिल होने के लिए 5 आना ही पड़ेगा, हो गया ना गड़बड़ बात, है ना। तो बोलेंगे अतः n का कोई ऐसा मान नहीं जिससे 4n अंक शून्य, है ना, 0 पर, शून्य पर समाप्त हो। बोलो समझ में आया कि नहीं। सीधा शॉर्टकट, सिर्फ इसमें लिखना ही था, बाकी हम लोग समझ भी जाएंगे। समझ में आया ना। प्रश्न पूछा कि पता करो कि 4n जो है ये शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं, n के किसी मान पर। n क्या है हमारा, एक प्राकृतिक संख्या है। तो जब हम n प्रैक्टिकली भी अगर हम n का मान बैठाते चले जाएंगे तो कभी भी शून्य नहीं आएगा ही नहीं, है कि नहीं। दूसरा, हम अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार हम ये पता करेंगे कि ये जो 4 का अभाज्य गुणनखंड है उसमें केवल 2 है और उसमें 5 तो आएगा नहीं, और किसी भी संख्या को शून्य पर शामिल होने के लिए उसको 2 और 5 दोनों आना चाहिए उसके अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, बस इसको लिखना था।